नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये बिलेन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सांद्रता के कुछ अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सांद्रता का पद कौन सा है। तो अगला सांद्रता का पद हमें पढ़ना है मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं? आपके सामने कोई भी बिलेन बना के रखा है तो उस अब कितनी भी मात्रा में रखा हुआ हो, एक बाल्टी हो या एक टब भरकर हो या एक टंकी भरकर हो, कितना भी बिलेन हो, उस बिलेन का 1 लीटर आप निकाल लीजिए और उस बिलेन के 1 लीटर में देखिए कि बिलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। जितने मोल घुले होंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी मोलरता। यानी किसी बिलेन के हर 1 लीटर में, प्रति 1 लीटर में उपस्थित बिलेय के मोलों की संख्या उस बिलेन की मोलरता कहलाती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पानी और चीनी मिलाकर शरबत बना है तो शरबत क्या है, बिलेन है, चीनी क्या है, बिलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो शरबत के, मान लीजिए बहुत सारा शरबत रखा है तो शरबत के हर 1 लीटर में कितने मोल चीनी हैं। अब ये मोल क्या होता है, तो किसी भी चीज का 6.023 गुणे 10⁻23 अणु अगर ले लिया जाए तो वो 1 मोल कहलाता है। कोई भी चीज के इतने पार्टिकल ले लिए जाएं तो वो क्या होता है, 1 मोल हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर अभी गेहूं के इतने दाने ले लिए जाएं, 6.023 गुणे 10⁻23 गेहूं के दाने ले लिए जाएं तो गेहूं का 1 मोल हो जाएगा। किसी भी चीज के इतने पार्टिकल होते हैं तो 1 मोल होता है। अब देखिए किसी भी बिलेन में, यहां पर देखिए परिभाषा ले, किसी बिलेन के प्रति लीटर में घुले बिलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब मोलरता का फार्मूला देखिए, तो फार्मूला क्या होगा, बिलेय के मोलों की संख्या बटे बिलेन का आयतन, बिलेन का आयतन वो भी लीटर में, ये होता है मोलरता का फार्मूला। और अगर ये लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, ml में हो, तो फार्मूला क्या बनेगा, बिलेय के मोलों की संख्या। देखिए अगर ये ml में हो तो आपको गुणे 1000 कर देना है बस। यानी मोलरता का सूत्र होता है बिलेय के मोलों की संख्या। अब बिलेय मतलब हमारे एग्जाम्पल में जैसे चीनी के मोलों की संख्या बिलेन का आयतन लीटर में, तो ये हो गया मोलरता का सूत्र। अगर ये लीटर से ml में है तो गुणे 1000 कर देंगे। अब देखिए आप बिलेन का आयतन तो निकाल लेंगे, ये तो दिया ही रहेगा। बिलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलती है, तो बिलेय के मोलों की संख्या यानी मोलों की संख्या कैसे निकलती है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कह दिया जाए 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे। मतलब कि इसका कैसे निकलेगा, तो इसका मोलों की संख्या निकालनी हो, मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो इसका भार तो हो गया 9.8 जितना दिया गया है, और अणुभार क्या होगा, तो अणुभार आप लोग निकालना जानते हैं। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, हाइड्रोजन का हो गया 2, प्लस सल्फर का 16 दूना 32 होता है, 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौक के 64, और पूरा जोड़ लेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 9.8 बटा 98, ये इतने मोलों की संख्या आ गई। यानी 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे। अब इसको काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मोल होंगे। ऐसे ही अभी निकालना हो NaCl यानी 5 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, जितना दिया गया है भार ऊपर लिख दीजिए, 5 ग्राम दिया है 5 ऊपर लिख दीजिए, NaCl का अणुभार निकाल लीजिए। तो Na का होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, तो हो गया 58.5, तो 58.5
नीचे लिख दीजिए, इतना मोल हो गया। तो किसी भी चीज़ के मोलों की संख्या अगर निकालनी हो, मोलों की संख्या, तो वो जितना मात्रा में दिया है 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम जितना भी दिया है उसे ऊपर लिखेंगे और उसका अणुभार नीचे लिख देंगे, तो ये मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो मोलों की संख्या ये हो गई और ये मोलरता कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक बात जान लीजिए, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का मतलब किसी भी विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता बढ़ेगी। ताप बढ़ाने से मोलरता मोलरता घट जाएगी। ताप बढ़ाने से मोलरता घटेगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो कोई भी विलयन हो, तो जब भी ताप बढ़ता है तो अणुओं के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, फैलाव होता है। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ने से उसमें फैलाव होता है। तो जब इसमें फैलाव होगा मतलब कि आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, क्योंकि आयतन नीचे लिखा हुआ है। आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी। तो क्या होगा? ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है, और तनुता बढ़ाने से, तनुता माने पतलापन, तो तनुता बढ़ाने से भी मोलरता घट जाती है। तो ताप और तनुता पर मोलरता निर्भर करता है। न्यूमेरिकल देखिए, अगर न्यूमेरिकल में क्या निकालना है पहले देख लीजिए। तो हमें मोलरता निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता जो चीज़ निकालना है उसका पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो मोलरता का फार्मूला लिख लीजिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है? आयतन। अब विलयन का आयतन ml में दिया है, ml में दिया है, तो ml में दिया है तो गुणे 1000 करना पड़ेगा, गुणे 1000 करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें, देखिए अगर आपको मोलरता चाहिए तो ये वाला और ये वाला आपको निकालना है कहीं से। तो देखिए विलयन का आयतन तो पता है, विलयन का आयतन कितना है? 450 ml। तो 450 ml है, तो विलयन का आयतन तो हमें पता है, लिख देंगे। तो विलयन का आयतन दिया है 450 ml, पता है। अब विलयन का आयतन की जगह पर क्या लिखना है वो तो पता चल गया। अब विलेय के मोल, तो अब विलेय इसमें क्या है? 5 ग्राम NaOH, यानी विलेय है NaOH। तो NaOH के मोल हमें ज्ञात करने हैं। तो दिया गया भार बटा NaOH का अणुभार। तो दिया गया भार कितना है? 5 ग्राम NaOH दिया है, तो जितना भार दिया है 5 ग्राम दिया है, 5 ऊपर लिखिए और इसका अणुभार नीचे लिख दीजिए। तो अणुभार इसका कितना आएगा NaOH का? तो NaOH का अणुभार होगा, सोडियम का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, तो हो गया 6 7 3 10, हो गया 40। ये आ गया 40। तो 5/40 ये क्या आ गया? विलेय के मोल। अब इसी को पुट कर दीजिए। तो विलेय के मोल कितने हैं? 5/40, 5/40 बटे विलयन का आयतन कितना दिया है? तो 450 दिया है, 450 और गुणे में 1000। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोलरता आ जाएगा, और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, मोल प्रति लीटर में आ जाएगा। फोटो खींचिए, अगला देखते हैं। मोलरता के कुछ और भी फार्मूले होते हैं, तो उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। किसी भी चीज का मोलरता अगर ज्ञात करना है तो उसका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटा अणुभार करते हैं, तब भी मोलरता निकल जाता है। अब ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, अणुभार तो हमें पता चल जाएगा, किसी भी चीज का अणुभार तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे पता चलेगा? तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने का भी सूत्र होता है। तो ग्राम प्रति, वो भी लीटर में। देखिए मोलरता का ये भी फार्मूला होता है। अब इसमें अणुभार तो पता चल जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हम कहाँ से लेकर लाएंगे? तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने का भी सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अब इस फार्मूले से, विलेय मतलब जैसे चीनी था हमारे एग्जाम्पल में, और विलयन मतलब शरबत, तो ये होता है, ये लीटर में और ये ग्राम में होना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इस पर सबसे जबरदस्त आता है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? मोलरता, अब शुद्ध जल की मोलरता डायरेक्ट पूछ रहा है, तो मोलरता का फार्मूला लगेगा
यहाँ पर अब शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, तो ये फार्मूला लगा दिए। अब अणुभार क्या होगा, तो जल का अणुभार सबको पता है 18 होता है। कैसे होता है, जिसे H2 वो है पानी, तो एक हाइड्रोजन का अणुभार 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो अणुभार आ गया 18। तो 18 आ गया अणुभार। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है, तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं हमेशा किसी भी द्रव का, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इसकी होती है 1000 होती है। अब इसको भाग दे लेंगे। अब ये कैसे होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, तो 1 लीटर लेकर तो 1 लीटर शुद्ध जल का 1000 ग्राम के बराबर होता है अगर उसका टेम्परेचर 4 डिग्री है। 1 लीटर पानी 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 लीटर यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1000 हो गया, तो 1000 बटा 1, तो 1000 आ जाएगा। जैसे विलेय का द्रव्यमान अभी निकालना हो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान कितना होगा 1000 ग्राम, कब, जब विलयन का आयतन होगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर पानी 1000 ग्राम के बराबर होता है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप होता है। तो 1000 बटा 1 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 1000 हो गया, और इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 55.55 आ जाएगा। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, तो ये हो गया। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 1000 बटा अणुभार 18। सांद्रता 1000 कैसे आई, तो 1000 कैसे आई, विलेय का द्रव्यमान मतलब 1000 ग्राम बटे विलयन का आयतन 1 लीटर। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1000 ग्राम होगा जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस तरह से फोटो खींचे, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला सांद्रता का पद पढ़ेंगे जो कि है मोललता। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े हैं मोलरता, मोलरता के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता। तो मोललता क्या होता है, तो मोललता क्या होता है, किसी विलायक के प्रति 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब देखिए इसका फार्मूले से समझते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, तो सेम टू सेम जैसे मोलरता का फार्मूला था वैसे ही मोललता का है। तो विलेय, यहाँ पर केवल अंतर इतना है कि यहाँ विलायक कर देना है, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान वो भी केजी में, किलोग्राम में। ध्यान से सुनिए, जो मोलरता था, मोलरता में ऊपर था विलेय और नीचे था विलयन, यानी ऊपर ये था और नीचे ये था। जबकि मोललता में क्या होगा, ऊपर ये होगा और नीचे ये होगा। इसके मोल और इसके किलोग्राम में आयतन, किलोग्राम, इसका किलोग्राम द्रव्यमान। तो देखिए मोललता में क्या होगा, इसको बटा इसको करना है, और मोलरता में क्या होगा, इसको बटा इसको करना है, यानी विलेय बटा विलयन। अगर यहाँ ग्राम हो जाए, तो गुणे 1000 कर देंगे और हो गया ग्राम में, तो गुणे 1000 हो जाएगा। दूसरी चीज, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं ताप पर निर्भर करता, क्योंकि ताप को बदलने से आयतन बदलता था तो मोलरता पर निर्भर करता था, लेकिन ताप बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता, ना मोल बदलता है, विलेय ना मोलों की संख्या बदलती है और ना द्रव्यमान बदलता है। इसलिए ताप पर मोललता निर्भर नहीं करती। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बदल देने से उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि आयतन तो बदल जाता है। तो ये हो गया। अब इस पर चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहला काम करेंगे, यही फार्मूला उठाकर वहाँ लिख लेंगे। तो चलिए यही फार्मूला लिख लेते हैं भाई। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया, अब हम लोग लगाते हैं। देखिए अगर आपको मोललता निकालना है तो आपको विलेय के मोलों की संख्या चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि दिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए विलेय के मोल। तो विलेय क्या है, विलेय क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी ये OH, कास्टिक सोडा दिया है। कास्टिक सोडा कितना ग्राम दिया है, तो दिया है 10 ग्राम। और जब कास्टिक सोडा 10 ग्राम दिया है तो अच्छा, कास्टिक सोडा का अणुभार क्या होता है, तो यानी OH का अणुभार आप लोग जानते हैं। अणुभार नहीं जानते तो निकाल लीजिए। अणुभार कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 23 अणुभार प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1,
तो मिलाकर हो गया 40। अब NaOH के मोल, अब विलेय क्या है, NaOH ही विलेय है, तो इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो भार कितना है, NaOH की कितनी मात्रा दी गई है, जितना दिया है वही भार है। तो 10 ग्राम दिया है तो 10 हो गया भार बटा कास्टिक सोडा का अणुभार होता है 40, तो 10 बटा 40 यानी कि 1/4 हो गया मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या तो निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, तो विलेय के मोलों की संख्या निकल गई 1/4, और विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, कितना ग्राम जल है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम हो गया। यानी विलायक कितना है, विलायक क्या है, जल है, तो लिख दीजिए जल, और कितना है 500 ग्राम, मान रख दीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या आ गई है 1/4 बटा विलायक का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम और गुणे 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, मोललता निकल जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो मोल जो भी आएगा उतना मोल प्रति केजी यानी किलोग्राम, ये हो जाएगा। ताप पर निर्भर नहीं करता। फोटो खींचिए। अगला हम लोग समझते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास एक पात्र है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में मैंने एक पदार्थ डाला जिसका नाम है ये, और ये डाला, और ये के कितने मोल डाले, ये मोल। मान लीजिए एक पदार्थ है ये, उसके ये मोल मैंने डाले इसमें, और एक पदार्थ था बी, और इसका मैंने बी मोल डाला इसमें। तो दो चीज़ें डालकर और इसका विलयन तैयार किया। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज, अब इसमें एक मान लीजिए विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक है। जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा। अब दो चीज़ें हैं, अब हम विलेय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। क्या होता है मोल प्रभाज, ध्यान से सुनिए। विलेय, अगर विलेय का निकालना है तो विलेय ये का मोल प्रभाज पर होगा। किसी भी चीज का मोल अंश निकालना है तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखिए और बटे इस विलयन में कुल कितने मोल हैं उसको नीचे लिखिए। तो कुल कितने मोल हैं, विलेय ये के ये मोल हैं और विलेय बी के बी मोल हैं, तो कुल मोल कितने हो गए, ये प्लस बी। अच्छा, विलायक का यानी विलायक का निकालना है अगर, बराबर क्या होगा, तो यन, अब देखिए जिसका मोल अंश निकालना है उसका वाला ऊपर, तो विलायक का मोल अंश निकालना है तो इसके मोलों की संख्या ऊपर लिखिए और बटे कुल मोल अंश। तो कुल कितने हैं, ये वाला प्लस बी वाला, तो यन ये प्लस यन बी, कुल मोलों की संख्या। यानी कि मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश बराबर होता है, तो ये होता है मोल अंश। किसी का भी मोल अंश निकालना, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे उस विलयन में कुल मिलाकर कितने मोल हैं, सभी चीज़ों के मिलाकर कुल कितने मोल हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो ये आता है। तो ये हो गया मोल अंश। आप लोग परिभाषा भी लिख देंगे। और देखिए मोल अंश के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, अगर किसी विलयन के सारे अंशों का, सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें किसी विलयन में घुली हैं, अगर सब का मोल अंश निकाल कर जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा। कैसे, देखिए इस चीज़ को फैक्ट की तरह याद रखिए, इस तरह से, जैसे मान लीजिए यही हमारा एग्जाम्पल है ना। अब इस एग्जाम्पल में मान लीजिए विलेय ए का मोल अंश कितना है। अच्छा, विलेय ए के मोल अंश को हम मान लेते हैं यक्स ये से, यानी इस इतने को जो मैंने ऊपर लिख रखा है इसको यक्स ए से दर्शा लिए और इसको दर्शा लेते हैं यक्स बी से। अगर हम यक्स ए प्लस यक्स बी कर दें तो क्या आएगा, तो यक्स ए का मान क्या आया है, यन ए बटा यन ए प्लस यन बी। तो यक्स ए का मान ये लिख दिए, प्लस की जगह प्लस लगाइए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन बी बटा यन ए प्लस यन बी। अब इसको जोड़कर देख लीजिए आप, इसका लासा क्या हो जाएगा, यन ए प्लस यन बी, ऊपर हो जाएगा यन ए प्लस
एन बी और फिर क्या आ गया 1 आ गया। देखिए इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी विलयन के सभी अवयवों का मोल प्रभाज अगर जोड़ देंगे तो 1 आएगा। देखिए जिससे ये हमारा एक विलयन था, ये और बी से बना हुआ, अब ये का मोल अंश, ये का मोल अंश ये रहा और बी का मोल अंश ये रहा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहां पर मैंने जोड़कर भी दिखा दिया। और मोल अंश होता क्या है, तो किसी अवयव के किसी भी जितने भी चीजें मिली हो उन सब का मोल अंश कैसे निकलता है, तो किसी का भी मोल अंश निकालना हो तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे बटे उस विलयन में कुल कितने भी अवयव हों उन सब के मोलों की संख्या को जोड़कर नीचे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल अंश का फार्मूला बन जाएगा। चलिए मैं इसकी भाषा लिख देता हूं। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज निकालना हो, किसी विलयन के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। आप लोग फोटो खींचिए।